8 मार्च 2014 की सुबह मलेशिया एयरलाइंस का बोइंग 777 विमान फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरता है। सब कुछ नॉर्मल था। इस विमान में कुल 239 लोग सवार थे। उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इसकी बातचीत सामान्य थी, लेकिन 40 मिनट के भीतर इस विमान ने अचानक रडार से गायब होना शुरू कर दिया। सबसे पहले इसका ट्रांसपॉन्डर साइलेंट हुआ, फिर इसकी पूरी लोकेशन दुनिया के किसी भी सिविलियन रेडार पर दिखाई देना बंद हो गई। इस जहाज में 2 एक्सपीरियंस पायलट के साथ 12 क्रू मेंबर्स और 227 पैसेंजर्स अपने डेस्टिनेशन तक सही सलामत पहुंचने के भरोसे यात्रा कर रहे थे। पर कहते हैं ना, अनहोनी को कोई भी नहीं टाल सकता। ऐसा ही हुआ इन यात्रियों के साथ। इस जहाज के 53 वर्षीय पायलट कैप्टन जहारी अहमद शाह के पास 35 साल का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। वहीं इनके को पायलट फरीक अब्दुल हमीद 27 साल के जूनियर थे, जिनके पास सालों का बेसिक फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। जहाज की बात की जाए तो यह 11 साल पुराना बोइंग 777 था, जिसमें पहले कभी कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल दिक्कत नहीं आई थी। यह बिना किसी परेशानी के मलेशिया से चीन तक 5 घंटे 34 मिनट का सफर करने वाली मलेशिया एयरलाइंस की एक ट्रस्टेड क्लास थी। टेक ऑन ऑफ की तैयारी के दौरान इसमें इतना फ्यूल भरा गया था कि यह 7 घंटे 41 मिनट की उड़ान भर सके, यानी जरूरत से 2.5 घंटे ज्यादा। यह एयरलाइंस की डेली सेफ्टी रूटीन का हिस्सा था। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने संपर्क नहीं पाया तो सबसे पहले सोचा गया कि शायद कोई टेक्निकल फेलियर हुआ है, लेकिन मिलिट्री रेडार ने जो दिखाया उसे देखकर सभी हैरान रह गए। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. मिलिट्री डेटा के अनुसार MH370 ने अचानक यू टर्न लिया और बिल्कुल उल्टी दिशा में मलेशिया के ऊपर से वेस्ट साइड की ओर बढ़ा। इतना शार्प और प्रेसिज टर्न ऑटो पायलट खुद से नहीं कर सकता। ये ऑटो पायलट के लिए लगभग असंभव है। इसका मतलब कॉकपिट में किसी इंसान ने एयरक्राफ्ट को मैन्युअली कंट्रोल किया था या कंट्रोल्स किसी तरह टेक ओवर हुए थे। इसके बाद MH370 थाईलैंड स्ट्रेट और फिर अंडमान सागर की तरफ जाता है। रास्ते में कई बार एल्टीट्यूड ऊपर नीचे होता है। जैसा मैन्यूवर अक्सर तब किया जाता है जब कोई एयरक्राफ्ट रेडार कवरेज से बचना चाहता है। सबसे अजीब बात यह थी कि इतने लंबे रास्ते में न कोई डिस्ट्रेस कॉल आई, न कोई इमरजेंसी सिग्नल। एक बोइंग 777 का बिना कम्युनिकेशन के ऐसे उड़ते रहना एविएशन हिस्ट्री में बहुत रेयर है। अब आते हैं सैटेलाइट डेटा पर। इनमरसाट को हर घंटे एयरक्राफ्ट से हैंडशेक सिग्नल मिला। इसमें लोकेशन नहीं थी, लेकिन यह कंफर्म करता था कि प्लेन सिस्टम्स चालू हैं। इन्हीं सिग्नल से एक सदर्न कॉरिडोर का अनुमान लगाया गया और माना गया कि एयरक्राफ्ट हिंद महासागर के डीप रीजन में क्रैश हुआ होगा। लेकिन कई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि यह डेटा कंक्लूसिव नहीं है। कैलकुलेशन एरर्स की पॉसिबिलिटी है और इसी वजह से नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर भी पॉसिबल माना गया है और यहीं से अमेरिका और डिएगो गार्सिया का हिस्सा सामने आता है। अंडमान सी के बाद जिस रीजन में प्लेन थियोरेटिकली जा सकता था, वहां दुनिया के सबसे सीक्रेटिव मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में से एक मौजूद है, डिएगो गार्सिया, जो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक बेस है। ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि MH370 का इस बेस से कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक सवाल हमेशा पूछा गया, दुनिया के सबसे पावरफुल वन रेडर सिस्टम्स के पास इस प्लेन की कोई भी जानकारी क्यों नहीं है? अगर MH370 नॉर्थ वेस्ट साइड में गया होता तो यह रीजन उन रेडार्स की रेंज में आता है। कई एनालिस्ट यह भी कहते हैं कि प्लेन ने शायद लो एल्टीट्यूड पर उड़ान भरी ताकि लॉन्ग रेंज रेडार सिस्टम्स इसे डिटेक्ट न कर सकें। कुछ लोग पैसेंजर फिलिप वुड की अलेज्ड फोटो का भी जिक्र करते हैं, जिसमें XIF डेटा ओशन रीजन दिखाता है, लेकिन यह फोटो न प्रूव हो सकी न डिसप्रूव। मतलब यह थ्योरी आज भी न कंफर्म है न कंप्लीटली रिजेक्ट। ऑफिशियल डिनायल के बावजूद डिएगो गार्सिया वाली थ्योरी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मिलिट्री रेडार डेटा आज तक पूरी तरह पब्लिक नहीं हुआ। और जब एक इतना बड़ा एयरक्राफ्ट बिना किसी सॉलिड एविडेंस के गायब हो जाए तो हर पॉसिबिलिटी जांच में आती है। अब बात करते हैं एयरक्राफ्ट में मौजूद लोगों की। MH370 पर फ्रीस्केल सेमीकंडक्टर कंपनी के 20 इंजीनियर्स सवार थे। एक ऐसी कंपनी जो उस समय मिलिट्री ग्रेड माइक्रोचिप्स और एडवांस्ड स्टेल्थ टाइप टेक्नोलॉजीज पर काम करती थी। इतने बड़े डिफेंस लिंक्ड टेक्निकल ग्रुप का एक साथ ट्रैवल करना अनयूजुअल माना गया। कुछ एनालिस्ट्स का यह सवाल रहा कि क्या यह केवल एक संयोग था या कोई बड़ा कारण।
दुनिया के कई देशों ने ओशन सर्च शुरू की। ऑस्ट्रेलिया ने 1,20,000 वर्ग किलोमीटर अंडर वाटर मैप्ड किया। मलेशिया और चाइना की टीम्स ने अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस की। इन्वेस्टिगेटर्स ने समझा कि फ्यूल खत्म होने के बाद विमान क्रैश हुआ होगा। 2015 में रियूनियन आइलैंड के किनारे MH370 का पहला कंफर्म्ड टुकड़ा मिला, जिससे यह साबित हुआ कि विमान ओशन में क्रैश हुआ था। 3 साल तक इंडियन ओशन में डीप सी सर्च चलती रही। $116 मिलियन का खर्च हुआ, लेकिन विमान का मुख्य ढांचा आज तक नहीं मिला। जो डिब्री मिले उनके सीरियल नंबर्स और डैमेज पैटर्न को लेकर एक्सपर्ट्स एकमत नहीं हैं। कुछ कहते हैं यह हाई स्पीड क्रैश जैसा है, जबकि कुछ कहते हैं डैमेज कंट्रोल्ड डिचिंग जैसा दिखता है। लेकिन MH370 की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इंटरनेट पर एक और थ्योरी खूब वायरल हुई, एलियन इन्वॉल्वमेंट थ्योरी। अब ध्यान देना, ये थ्योरी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इसकी चर्चा इसलिए हुई क्योंकि MH370 जिस तरह सडनली रडार से गायब हुआ, वैसा डिसअपीयरेंस एविएशन हिस्ट्री में कभी नहीं देखा गया। कुछ लोगों ने दावा किया कि शायद एयरक्राफ्ट को किसी अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ने इंटरसेप्ट किया। कारण 2 बताए गए। पहला, प्लेन का अचानक वैनिश होना। दूसरा, कोई एक्सप्लोजन साइन न मिलना। एक वायरल थर्मल वीडियो भी सामने आया था, जिसमें 3 चमकते गोल ऑब्जेक्ट्स एक प्लेन को घेरते दिख रहे थे और कुछ सेकंड बाद प्लेन लाइट के अंदर जाते ही गायब हो जाता है। लोगों ने कहा यह MH370 हो सकता है, लेकिन फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बाद में इसे CGI बताया। मतलब यह वीडियो असली नहीं था, लेकिन इंटरनेट पर इसने एलियन थ्योरी को और हवा दे दी। कुछ एमेचर रेडियो लिसनर्स ने इंडियन ओशन से अजीब सिग्नल्स मिलने का भी दावा किया, जिसे लोगों ने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटरफेरेंस से जोड़ दिया। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेटर्स ने इन सभी क्लेम्स को कंसिडर किया, लेकिन किसी भी एलियन लिंक का एक भी सॉलिड पॉइंट नहीं मिला। पर एक बात साफ है, जब एक इतना बड़ा एयरक्राफ्ट बिना किसी मजबूत सबूत के गायब हो जाए तो थ्योरीज सिर्फ जुड़ती नहीं, फैलती जाती हैं। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने शक पायलट की ओर भी किया, कैप्टन झारी अहमद शाह, जिनके पास 35 साल का अनुभव था। इंटरनेट पर चर्चा तब बढ़ी जब उनकी घर की फ्लाइट सिम्युलेटर मशीन में हिंद महासागर की एक सिमिलर रूट प्रैक्टिस का डेटा मिला। लेकिन फॉरेंसिक एनालिस्ट्स ने कहा कि यह कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, क्योंकि पायलट अक्सर अलग अलग रूट्स टेस्ट करते रहते हैं। इसका MH370 से कोई साफ संबंध कभी साबित नहीं हुआ। लेकिन थ्योरी इसलिए चली क्योंकि एयरक्राफ्ट को मैन्युअली टर्न करवाया गया था और ट्रांसपॉन्डर भी मैन्युअली बंद किया गया था। एक दूसरी थ्योरी यह कहती है कि MH370 का हाईजैकिंग हुआ था। लेकिन अगर यह हाईजैकिंग था तो हाईजैकर्स ने कोई डिमांड क्यों नहीं की, कोई मैसेज क्यों नहीं छोड़ा? फ्लाइट पाथ को जिस तरह मैन्युअली टर्न करवाया गया, वह किसी ट्रेन्ड पायलट द्वारा ही किया जा सकता था। हाईजैकिंग एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर किसी ने कॉकपिट को फोर्सफुली कैप्चर किया होता तो कम से कम एक इमरजेंसी कोड भेजा जाता। लेकिन MH370 में ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसीलिए हाईजैकिंग वाली थ्योरी आज भी आधी अधूरी है। एक और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है कि विमान में अचानक कैबिन डिप्रेशराइजेशन हो गया हो। अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो पैसेंजर्स और पायलट्स कुछ मिनटों में बेहोश हो जाते हैं। ये गोस्ट फ्लाइट सिनेरियो कहलाता है, जहां प्लेन ऑटो पायलट पर घंटों उड़ता रहता है जब तक फ्यूल खत्म न हो जाए। लेकिन इस थियरी की सबसे बड़ी कमजोरी ये है, MH370 ने कई शार्प टर्न्स लिए थे जो ऑटो पायलट खुद नहीं कर सकता। इसलिए एक्सपर्ट्स इसे भी इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन मानते हैं। MH370 के मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर प्लेन में आग लगी होती या मैकेनिकल फेलियर होता तो पायलट्स को कुछ सेकंड मिलते ही मेडे कॉल भेजने के लिए काफी होते। लेकिन यहाँ कोई मेडे कॉल नहीं आया, कम्युनिकेशन पूरी तरह बंद कर दिया गया और यह सिर्फ कॉकपिट के अंदर से मैन्युअली किया जा सकता था। यही डिटेल MH370 को सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक केयरफुली एग्जीक्यूटेड मिस्ट्री बनाती है। और अब पूरे 10 साल बाद मलेशिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने घोषणा की है कि MH370 की डीप सी सर्च 30 दिसंबर से फिर शुरू होगी। इस बार नई सोनार टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मैपिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल होगा। यह वही जगह है जहां आखिरी सैटेलाइट सिग्नल्स मिले थे। इस नई सर्च से एक बार फिर उम्मीद जगी है कि शायद इतने सालों बाद आखिरकार इस फ्लाइट का सच सामने आए। तो दोस्तों, आपके हिसाब से MH370 आखिर क्यों गायब हुआ? क्या यह हादसा था या कुछ और? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, हम आपकी बात का इंतजार करेंगे। और जाते जाते वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।